बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वसीम इकबाल चैनल। हम CVS पैथोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में सैकड़ों पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन के देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आपको अगर कुछ बेसिक पता होगा, कुछ चीज़ें आपको जो है वो पता होंगी, तभी आप जो है वो हॉस्पिटल में हाइपरटेंशन के पेशेंट को रूल आउट कर पाएंगे। चलें हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि अगर बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो अपनी नॉर्मल रेंज से इंक्रीज़ हो जाए तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते होते हैं। नॉर्मली ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 मिलीमीटर पर मरकरी होता है। मींस ये कि सिस्टोलिक बीपी जो होता है वो 120 मिलीमीटर पर मरकरी होता है और डायसिस्टोलिक बीपी जो होता है वो 80 मिलीमीटर पर मरकरी होता है। तो अगर किसी भी कंडीशन की वजह से सिस्टोलिक बीपी जो है वो मोर देन 130 हो जाए और डायसिस्टोलिक बीपी जो कि मोर देन 80 हो जाए तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते होते हैं। अब सपोज करें कि एक डॉक्टर अहमद जो है वो हॉस्पिटल में अपने जॉब कर रहे हैं। अब उनके पास एक पेशेंट आता है और जब वो उनका बीपी चेकअप करते हैं तो बीपी जो है वो उनको चेक करने पर मोर देन 130 सिस्टोलिक बीपी मिल जाता है और मोर देन 80 जो है वो डायसिस्टोलिक बीपी मिल जाता है। तो जब डॉक्टर अहमद बीपी को चेक करने के बाद उस पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री लेते हैं कि आया कि ये हाइपरटेंसिव पेशेंट है या नहीं है पहले से, तो वो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री जो होती है वो इनको नेगेटिव मिलती है। मींस ये कि वो हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं है पहले से। तो अब क्या डॉक्टर अहमद उस बंदे को क्या हाइपरटेंसिव पेशेंट कह सकते हैं? नहीं, ये हरगिज़ भी यही नहीं कह सकते कि ये हाइपरटेंसिव पेशेंट है। अगर तो प्रीवियस हिस्ट्री उसकी पॉजिटिव आ जाए और बीपी चेक करने पर सिस्टोलिक बीपी जो है वो मोर देन 130 और डायसिस्टोलिक बीपी जो कि मोर देन 80 मिलीमीटर पर मरकरी मिल जाए, देन उस कंडीशन को हम कहते होते हैं हाइपरटेंशन। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो कि हाइपरटेंशन करवा सकते हैं। ऐसे फैक्टर जो कि बीपी को इंक्रीज़ करवा सकते हैं उनको हम रिस्क फैक्टर कहते होते हैं। रिस्क फैक्टर में जो फर्स्ट फैक्टर आ जाता है वो होता है इंक्रीज एज। हाइपरटेंशन में एज बहुत मैटर करती होती है, क्योंकि हाइपरटेंशन जो होती है वो मोस्टली जो होती है ओल्डर एजेस में होती है एज़ कम्पेयर टू यंगर एजेस। इसकी रीज़न ये है कि ओल्डर एजेस में ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हार्ड हो जाती है, उनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जब ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, ब्लड वेसल्स जो होती है वो हार्ड हो जाती है, तो ब्लड वेसल्स स्टिफ होने की वजह से इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है, जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो प्री लोड इंक्रीज़ होगा। जब प्री लोड इंक्रीज़ होगा तो कार्डियक आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज़ होगा। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो बीपी इंक्रीज़ होगा। तो इंक्रीज बीपी की कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते होते हैं। उसके बाद जो सेकंड रिस्क फैक्टर आ जाता है वो होता है ओबेसिटी। अब हाइपरटेंशन जो होती है वो मोस्टली ओबीज पर्सन के अंदर होती है। इसकी रीज़न ये है कि ओबीज पीपल के अंदर लिपिड्स का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और लिपिड्स जो होता है ये वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर अनफॉर्चुनेटली लिपिड जो है वो रीनल को ब्लड सप्लाई करने वाली रीनल आर्टरी में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और रीनल आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन करवा देता है, उसका एरिया जो है वो कम करवा देता है, एरिया नैरो करवा देता है। तो जब उसका एरिया कम होगा तो रीनल को ब्लड सप्लाई, किडनी को ब्लड सप्लाई जो होगी वो कम होगी। जब किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगी तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं रीनल इस्कीमिया।
तो जब रीनल इस्कीमिया होता है तो किडनी में एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते होते हैं। तो जब ये सिस्टम एक्टिवेट होगा तो बीपी इंक्रीज़ होता है। इस सिस्टम को हम आगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के काज के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपली इसको हम रास मैकेनिज्म भी कहते होते हैं। उसके बाद जो थर्ड रिस्क फैक्टर आ जाता है वो होता है स्मोकिंग। अगर तो कोई पेशेंट जो है वो क्रोनिकली स्मोकर है तो स्मोकिंग के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को डैमेज करवा सकते हैं और ब्लड वेसल्स की ये इलास्टिसिटी को कम करवा देते हैं और ब्लड वेसल्स को ये हार्ड बना देते हैं। तो जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब ब्लड वेसल्स हार्ड होगी तो प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो बीपी इंक्रीज़ होगा और पेशेंट हाइपरटेंशन का होगा। इसलिए अगर कोई बंदा क्रोनिकली स्मोकर है तो उसमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे रिस्क फैक्टर आ जाता है वो होता है फैमिली हिस्ट्री। कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो कि फैमिली टू फैमिली रन करती होती है, जैसा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये भी फैमिली टू फैमिली रन करता होता है। इसी तरह हाइपरटेंशन ये भी एक ऐसी डिजीज़ है जो कि फैमिली टू फैमिली रन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के फादर को हाइपरटेंशन है और वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो फ्यूचर में उसके बच्चे को भी हाइपरटेंशन हो सकती है और वो भी हाइपरटेंसिव पेशेंट हो सकता है। इसकी रीज़न ये है कि अगर फादर के अंदर जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले, बीपी को रेगुलेट करने वाले जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होके बेटे के अंदर चले जाते हैं तो उस वजह से फिर बच्चा भी जो है वो हाइपरटेंसिव हो सकता है। इसलिए आपने हमेशा हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है उसकी फैमिली हिस्ट्री ज़रूर लेनी होती है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती होती है। और याद रखें कि अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है और उसकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो पॉजिटिव आ जाती है तो इसका जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। हाँ, मगर हम इसके सीवियरिटी को कम कर सकते हैं, मगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इस बंदे में जो है वो जीन्स जो कि म्यूटेशंस आती है, हम अब जीन्स को रिप्लेसमेंट तो नहीं ना कर सकते। हाँ, मगर हम इनकी सीवियरिटी को कम कर सकते हैं, मगर प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका नहीं होता। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो आ जाता है इसका रिस्क फैक्टर वो होता है एक्सेस अल्कोहल। अगर कोई बंदा क्रोनिकली अल्कोहल का यूज़ कर रहा है तो उसमें भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा साल्ट का यूज़ करता है तो भी वो हाइपरटेंसिव पेशेंट हो सकता है, क्योंकि साल्ट्स के अंदर सोडियम होता है। तो सोडियम का जब वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करेगा तो वो बंदा भी हाइपरटेंशन का शिकार हो सकता है। उसके बाद हम टाइप्स देख लेते हैं कि हाइपरटेंशन की टाइप्स कितनी हैं। There are two types of hypertension. First type is primary hypertension and second type is secondary hypertension. First हम primary hypertension को डिस्कस करते हैं। ऐसा हाइपरटेंशन जिसका काज हमें मालूम ना हो, मीन्स के हाइपरटेंशन जिसका एग्जैक्ट काज इडियोपैथिक हो तो उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते होते हैं। और मोस्टली 90% जो हाइपरटेंशन होता है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। कहा जाता है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन का एग्जैक्ट काज तो हमें मालूम नहीं होता, मगर ये भी कंसीडर किया जाता है कि अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा
तो प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होगा वो कार्डियक हाइपरटेंशन हो सकता है। इसी तरह टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से भी प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। उसके बाद हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन को देख लेते हैं। हाइपरटेंशन की ऐसी कंडीशन जिसका एग्जैक्ट काज हमें पता हो, एग्जैक्ट काज उसका हमें पता हो, उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। या फिर ऐसा हाइपरटेंशन जो कि किसी डिजीज़ की वजह से हो, उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। वो डिज़ीज़ किडनी की भी हो सकती है, वो डिज़ीज़ लिवर की भी हो सकती है। तो अगर किसी डिज़ीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है ये 10% पीपल में होता है। मींस कि अगर आपके पास हॉस्पिटल में हाइपरटेंशन का 100 पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उनमें से 90 पेशेंट जो होंगे वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के होंगे और 10% सिर्फ और सिर्फ पेशेंट जो होते हैं वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन के काज कौन कौन से हैं। फर्स्ट काज जो आ जाता है वो इसका एंडोक्राइन काज आ जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन करवा सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हार्मोनल सिस्टम है। तो अगर हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी की वजह से बीपी इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको हम एंडोक्राइन काज कहते होते हैं। अब एंडोक्राइन काज के अंदर कौन सा आ जाता है काज, वो होता है इंक्रीज एल्डोस्टेरोन। अगर किसी की बॉडी में एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कहते होते हैं। इंक्रीज एल्डोस्टेरोन condition is called hyperaldosteronism। अब अगर किसी के अंदर किसी की बॉडी में एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो एल्डोस्टेरोन के दो फंक्शंस होते हैं। एक तो ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाता है, रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम, और सेकंड ये एक्सक्रीशन करवाता है पोटाशियम एंड हाइड्रोजन आयंस की। तो जब ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाएगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो बीपी इंक्रीज़ होगा। उसके बाद अगर किसी बंदे के अंदर एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल कोर्टेक्स का कैंसर हो जाता है तो उस बंदे में एल्डोस्टेरोन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। एल्डोस्टेरोन जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा। जब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगा तो एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से वाटर और सोडियम की रिटेंशन जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। पोटाशियम और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी बॉडी से, तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो बीपी इंक्रीज़ होगा। उसके बाद सेकंड जो काज आ जाता है वो होता है फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा एक कैंसर है जो कि एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल मेडुला का कैंसर होता है। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक एड्रीनल मेडुला होता है और एक एड्रीनल कोर्टेक्स होता है। अगर तो एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल मेडुला का कैंसर हो जाता है तो रिजल्टेंट कैटाकोलामाइंस जो होते हैं वो इंक्रीज़ होता है बॉडी में, क्योंकि एड्रीनल मेडुला से कैटाकोलामाइन की सिक्रीशन होती है। कैटाकोलामाइन, अब कैटाकोलामाइंस में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि एपिनेफ्रीन और नोरेपिनेफ्रीन होते हैं। एपिनेफ्रीन को हम जो है वो एड्रीनालिन भी कहते हैं और नोरेपिनेफ्रीन को हम नोर एड्रीनालिन भी कहते हैं। अब जब
एड्रिनल मेड्यूला का कैंसर होगा, कैटाकोलामाइन की सिक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो जब कैटाकोलामाइन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो बंदे के अंदर एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन का लेवल भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो जब एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन का लेवल जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन जो होते हैं ये बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं। और बीटा 1 रिसेप्टर जो होता है ये हमारे हार्ट में होता है। तो जब ये बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर काम करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, प्री लोड जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। जब प्री लोड इंक्रीज़ होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो बीपी इंक्रीज़ होगा। उसके बाद जो थर्ड काज आ जाता है वो होता है आर्थेरोस्क्लेरोटिक रीनल आर्टरी डिजीज़। जो हमने रास मैकेनिज़्म उधर मैंने डिस्कस किया था, अब उसको हम डिटेल में इधर पढ़ते हैं। आर्थेरोस्क्लेरोटिक रीनल आर्टरी डिजीज़। आर्थेरोस्क्लेरोसिस ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं जिसमें आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है और ब्लड वेसल्स का एरिया जो होता है वो कम हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो सपोज करें कि ये हमारी किडनी है और ये किडनी को ब्लड सप्लाई करने वाली रीनल आर्टरी है। तो अगर आर्थेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इसका एरिया जो है वो कम हो जाता है, एरिया जो है वो नैरो हो जाता है, तो किडनी को ब्लड सप्लाई जो होगी वो कम होगी। तो अगर किसी ऑर्गन्स को, किसी भी बॉडी के पार्ट को ब्लड सप्लाई कम होती है तो उस कंडीशन को हम इस्कीमिया कहते होते हैं। और इस्कीमिया को हमने हीमाटोलॉजी के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर किया था। डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू एनी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कंडीशन इज कॉल्ड इस्कीमिया। अब ये ब्लड सप्लाई जो है ये स्पेसिफिकली किडनी को कम हो रही है। तो जब किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगी तो इस कंडीशन को हम रीनल इस्कीमिया कहते होते हैं। ठीक हो गया। जब रीनल इस्कीमिया होता है ना तो किडनी में एक मैकेनिज़्म एक्टिवेट होता है जिसको हम रास मैकेनिज़्म कहते होते हैं। इसकी फुल फॉर्म जो होता है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है। अब ये जो रेनिन होता है ना ये फिर आगे लिवर के पास जाता है और सपोज करें कि ये जैसा भी है, ये सपोज करेंगे यार ये लिवर है, ठीक हो गया। अब लिवर में एंजियोटेंसिन प्रोटीन पड़ी होती है, एंजियोटेंसिन प्रोटीन। अब ये जो रेनिन होता है ये इस एंजियोटेंसिन प्रोटीन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 1। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 होता है ये फिर लंग्स के पास जाता है, ठीक हो गया। सपोज करेंगे ये हमारे लंग्स हैं और हमारे लंग्स में एक एंजाइम पड़ा होता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसको हम ACE भी कहते होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये जो एंजाइम होता है ये इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। इस एंजाइम्स के दो काम होते हैं, एक तो ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में और दूसरा जो इसका काम होता है वो ये करवाता है ब्रेकडाउन ब्रेडिकाइनिन की ये ब्रेकडाउन करवाता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है इसके दो काम होते हैं, एक तो ये ब्लड वेसल्स की वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा और बीपी को इंक्रीज करवाएगा। सेकंड जो इसका काम होता है ये फिर
जोना ग्लोमेरुलोसा के ऊपर अफेक्ट करता है और जोना ग्लोमेरुलोसा में एल्डोस्टेरोन सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब ये जो एल्डोस्टेरोन सिंथेज एंजाइम होता है ना, ये फिर आगे एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन करवाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब एल्डोस्टेरोन सिंथेज ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा तो एल्डोस्टेरोन जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट होगा, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज। तो जब एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा तो हमें बड़े अच्छे से पता है कि एल्डोस्टेरोन के दो फंक्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि ये रिटेंशन ऑफ वाटर करवाता है और सोडियम करवाता है, दूसरा ये एक्सक्रीशन करवाता है पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस की। ठीक हो गया। अब जब वाटर और सोडियम की ये रिटेंशन करवाएगा तो बीपी इंक्रीज होगा और कंडीशन हाइपरटेंशन की होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं जो इसका फोर्थ काज आ जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का, वो होता है मोस्टली वो फीमेल के अंदर होता है। ये काज आपने नहीं भूलना, रीनल मस्कुलर डिजीज़। such as fibromuscular dysplasia। हमें पता है कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर 3 तरह की लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर जो होती है वो ट्यूनिका इंटीमा होती है और सेकंड लेयर जो होती है वो ट्यूनिका मीडिया होती है। थर्ड लेयर जो होती है वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है। ठीक हो गया। अब ट्यूनिका मीडिया जो होती है ये मस्कुलर लेयर होती है और स्मूथ मसल्स की बनी होती है। अब अगर किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से या ट्यूनिका मीडिया के इम्पेयरमेंट होने की वजह से ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो ब्लड वेसल्स की थिकनेस करवा देती है और ब्लड वेसल्स का एरिया कम करवा देती है। ड्यू टू एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ ट्यूनिका मीडिया डिक्रीज एरियाज ऑफ ब्लड वेसल्स। अब अगर ये ट्यूनिका मीडिया जो है ये रीनल आर्टरी का एरिया कम करवा देती है तो रीनल आर्टरी में से ब्लड जो होगा वो आगे कम जाएगा और किडनी को कम मिलेगा। जब किडनी को कम ब्लड मिलेगा तो रीनल इस्कीमिया होगा। रीनल इस्कीमिया होगा तो रास मैकेनिज़्म एक्टिवेट होगा। जब रास मैकेनिज़्म एक्टिवेट होगा तो देन फिर वही काम होगा, रेनिन रिलीज़ होगा। रेनिन से फिर आगे एंजियोटेंसिन प्रोटीन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। देन फिर लंग्स में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के पास ये जाएगी और वो एंजाइम इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। देन फिर वो एंजियोटेंसिन 2 जो होगा वो बीपी इंक्रीज़ करवाएगा। तो ये मोस्टली जो डिज़ीज़ होती है रीनल मस्कुलर डिज़ीज़ जो होती है ये मोस्टली फ़ीमेल के अंदर होती है और इनके अंदर एज क्या होती है वो 30 ईयर टू 35 ईयर के दरमियान होती है ये डिज़ीज़। उसके बाद जो 5th नंबर पे सेकेंडरी हाइपरटेंशन का काज आ जाता है वो होता है रीनल फेलियर। अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है तो उसमें भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि किडनी का फंक्शन का क्या होता है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करवाती है बॉडी से। तो जब एक बंदे की किडनी ही फेल होगी, किडनी ही काम नहीं करेगी तो बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनकी एक्सक्रीशन नहीं होगी और बॉडी में फ्लूइड का लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ होगा, फ्लूइड एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब बॉडी में फ्लूइड का लेवल इंक्रीज़ होगा तो वीनस रिटर्न जो होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा तो प्री लोड इंक्रीज़ होगा। जब प्री लोड इंक्रीज़ होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें हार्ट एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी में ब्लड को एओर्टा में इजेक्ट करता है, बाहर ब्लड इजेक्ट करता है। एक सिस्टोल में हार्ट जो ब्लड इजेक्ट करता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते होते हैं। तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। कार्डियक आउटपुट उस कंडीशन को कहते हैं कि हार्ट 1 मिनट के अंदर
अपने अंदर से ब्लड कितना बाहर इजेक्ट करता है, उस वैल्यू को, ब्लड की वैल्यू को हम कार्डियक आउटपुट कहते होते हैं। नॉर्मली हार्ट का कार्डियक आउटपुट जो होता है 1 मिनट में वो 5 लीटर ब्लड होता है। तो जब कार्डियक आउटपुट जो होगा वो मोर देन 5 लीटर होगा, तो जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो ये ब्लड जो होगा ये एओर्टा के ऊपर, एओर्टा के ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा और बीपी इंक्रीज़ होगा और कंडीशन हाइपरटेंशन की होगी। देन आ जाता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर जो होता है वो, सिस्टोलिक बीपी जो होता है वो मोर देन 180 और डायासिस्टोलिक बीपी जो होता है वो मोर देन 120 मिलता होता है, और इस कंडीशन को हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते होते हैं। अब हाइपरटेंसिव क्राइसिस की फर्दर 2 टाइप्स होती है। एक हाइपरटेंसिव अर्जेंसी होती है, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, और एक होती है हाइपरटेंसिव एमरजेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर जो होता है वो मोर देन 180 सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक जो होता है वो मोर देन 120 मिलता है। मीन्स के ये एक हाइपरटेंसिव कंडीशन है, मगर इसके अंदर किसी किस्म की भी एक्यूट ऑर्गन्स डैमेजिंग नहीं होती। नो एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेजिंग। अब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को हम देख लेते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एक सीवियर हाइपरटेंशन की कंडीशन है। मीन्स क्या कि सिस्टोलिक बीपी जो होता है वो मोर देन 180 या फिर मोर देन 200 और डायासिस्टोलिक बीपी जो होता है वो मोर देन 120 मिलीमीटर पर मरकरी मिलता होता है। और इस हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर एक मेन डिफरेंस है जो कि आपने याद रखना है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर एक्यूट एंड ऑर्गन्स डैमेजिंग होती है, जबकि हाइपरटेंसिव अर्जेंसी के अंदर किसी किस्म की भी एक्यूट एंड ऑर्गन्स डैमेजिंग नहीं होती। एक्यूट एंड ऑर्गन्स डैमेजिंग। अब हम देख लेते हैं कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर कौन कौन से एक्यूट एंड ऑर्गन्स डैमेजिंग होती है। निमोनिक के अंदर आपने इस स्टार को याद रखना है, तो आपको सुपर इजी रहेगा ये टॉपिक एंड ऑर्गन्स डैमेजिंग वाला। फर्स्ट आ जाती है ब्लड वेसल्स, किडनी, हार्ट, ब्रेन और आइज़। अब देखें, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ है वेसल्स के अंदर तो आइज़ को ब्लड सप्लाई करने वाली, रेटिना को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो ब्लड वेसल्स को रप्चर्ड करवा सकती है, इंजर्ड करवा सकती है। तो जब आइज़ की ब्लड वेसल्स इंजर्ड होगी, रप्चर्ड होगी, तो कंडीशन आएगी रेटिनोपैथी। तो इसमें पेशेंट जो होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ब्लर ब्लर नज़र आता है और मुझे धुंधला धुंधला सा नज़र आता है, जिसे हम कहते हैं, अगर हम इसको अनट्रीटेड रखते हैं तो पेपिलरी एडीमा भी हो सकता है। पेपिलरी एडीमा। देन आ जाता है ब्रेन। अगर हाइपरटेंशन इंक्रीज है तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स में जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वो ब्रेन को भी डैमेजिंग करवा सकती है। तो जब ब्रेन की डैमेजिंग होगी तो कंडीशन कौन सी होगी, वो होगी इंसेफेलोपैथी, या फिर इसको न्यूरोपैथी भी कहते होते हैं।
न्यूरो वर्ड यूज़ होता है ब्रेन के लिए और पैथी का वर्ड यूज़ होता है डिजीज़ के लिए। अब इसके अंदर पेशेंट के अंदर जो है वो नमनेस टिंगलिंग जैसी सेंसेशन आएगी। देन आ जाता है हाइपरटेंशन इमरजेंसी जो होता है ये किडनी की इंजरी भी करवा सकता है, एक्यूट रीनल डिजीज़ या फिर एक्यूट किडनी डिजीज़ भी हम कह सकते हैं, या फिर किडनी इंजरी भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हार्ट के ऊपर, हम देख लेते हैं कि क्या अफेक्ट होता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कंडीशन का। हमें पता है कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियास होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब वेंट्रिकल्स क्या करते हैं कि ये ब्लड को इजेक्ट करते हैं। राइट वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में इजेक्ट करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड को एओर्टा के अंदर इजेक्ट करता है। और मोस्ट पंपिंग पावरफुल चैम्बर जो होता है हमारे हार्ट का वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो एओर्टा के अंदर प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। एओर्टा जो है वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेसल है। तो जब एओर्टा के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल को ब्लड इजेक्ट करने के लिए एओर्टा में क्या ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या कम लगानी पड़ेगी, ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जब भाईजान आगे एओर्टा में ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एओर्टा के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा इस ब्लड अपने अंदर के ब्लड को एओर्टा में इजेक्ट करने के लिए। मगर एओर्टा के अंदर तो पहले ही हाइपरटेंशन हुई पड़ी है। तो जब एओर्टा में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा तो नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर इंक्रीज़ होंगे। जब नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होंगे। जब नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होंगे तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है। अगर इस कंडीशन को हम अनट्रीटेड रखते हैं तो लेफ़्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर भी हो सकती है कंडीशन। ठीक हो गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर। और हमने उधर बड़े अच्छे से जब हमने हार्ट फेलियर टॉपिक को किया था, राइट साइड हार्ट फेलियर और लेफ़्ट साइड को, तो हमने कहा था कि लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर मोस्ट कॉमन काज इज़ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर मोस्ट कॉमन काज इज़ लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर। मीन्स क्या कि अगर किसी बंदे का लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर हो जाता है तो उसके अंदर जो है वो मोस्टली चांसेस होते हैं कि राइट साइड हार्ट फेलियर के। देन हम देख लेते हैं कि जब एओर्टा के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो हमें पता है कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर 3 तरह की लेयर्स होती है। ट्यूनिका इंटीमा होती है, ट्यूनिका मीडिया एंड देन ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है। अब ट्यूनिका इंटीमा जो होती है ये इनर मोस्ट लेयर होती है। ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसको ब्लड को फेस करने वाली जो लेयर होती है वो ट्यूनिका इंटीमा होती है। तो जब एओर्टा के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो इस ब्लड को फेस करने वाली जो लेयर होगी वो ट्यूनिका इंटीमा होगी। तो जब ये इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर जो होगा ट्यूनिका इंटीमा के ऊपर लगेगा तो ट्यूनिका इंटीमा की एक तरह से टेयरिंग होगी, ट्यूनिका इंटीमा फट जाएगी और वो ब्लड जो होगा वो फिर ट्यूनिका मीडिया में जाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से एओर्टा की वेसल जो होती है वो बैक साइड को डेविएट कर जाती है और ट्यूनिका इंटीमा और मीडिया के दरमियान एक फॉल्स कैविटी क्रिएट हो जाती है जिसको हम एओर्टिक डाइसेक्शन कहते हैं। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर एओर्टिक डाइसेक्शन के चांसेस भी होते हैं, वो मैंने आपको अब बता दिया। उसके बाद जो लास्ट पे आ जाता है वो ब्लड वेसल्स रह जाती है। अब ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है हाइपरटेंशन का, हमें पता है कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है और ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग होती है वो एंडोथीलियल सेल्स की होती है बनी। एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं आपस में। तो जब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये इंक्रीज ब्लड जो होगा ये एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा
और एंडोथेलियल सेल्स को ये डायलेट करेगा और एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान स्पेसिस बना देता है। तो जब एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान स्पेसिस आ जाएगी तो ब्लड जो होगा वो फिर ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेसिस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है और एडिमा करवा देता होता है। देन हम फिर देख लेते हैं कि इस बंदे के अंदर साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं या फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है इस पेशेंट की। सो फर्स्टली हम क्लिनिकल फीचर जो है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के देखते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन के जो क्लिनिकल फीचर होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक हो गया। एक तरह से नॉन कॉमन सिम्टम्स होते हैं, उसके अंदर इतने ख़ास सिम्टम्स नहीं आते। जो कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स को कहते हैं जो कि किसी भी डिजीज़ के अंदर आ सकते हैं, उनको हम नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हेडेक की कंप्लेन करेगा, नोज़िया, वोमिटिंग, वर्टिगो। देन हम देख लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन के हमें क्या मिलते हैं। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्लिनिकल फीचर जो होते हैं वो सिस्टेमिकली होते हैं। मीन्स क्या कि अगर तो हाइपरटेंशन की वजह से आइज़ डैमेज हुई है तो फिर आई के क्लिनिकल फीचर आएंगे पेशेंट के अंदर, और अगर हाइपरटेंशन की वजह से किडनी डैमेज हो जाती है तो फिर किडनी के सारे सिम्टम्स आएंगे पेशेंट के अंदर। अगर हार्ट डैमेज हो जाता है तो फिर हार्ट के सारे सिम्टम्स आएंगे पेशेंट के अंदर जो होगा वो अडीमा होगा। पेशेंट के अंदर जो होगा वो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। पेशेंट की हार्ट बीट जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। पेशेंट को जो है वो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। वो सारे के सारे हार्ट फेलियर के सिम्टम्स फिर पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, या फिर एओर्टिक डाइसेक्शन के क्लिनिकल फीचर हमें देखने को मिलेंगे इस बंदे के अंदर, अगर तो हार्ट को हाइपरटेंशन डैमेज करता है। और अगर ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती है हाइपरटेंशन से तो फिर पेशेंट के अंदर ब्लड वेसल्स के क्लिनिकल फीचर हमें देखने को मिलेंगे। पेशेंट के अंदर एडिमा हमें देखने को मिलेगा, एसाइटस एडिमा हो सकता है, पिटिड एडिमा हो सकता है। देन हम फिर इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या हम करते होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर फर्स्ट आ जाता होता है कि हम इस पेशेंट पे जो है वो लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं। लाइफ स्टाइल चेंज मीन क्या कि हम उसे कहते हैं कि आप एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप अपनी डाइटिंग का ख्याल रखें और आप फैटी फूड से परहेज़ करें। इस तरह के सारे हम उसे लाइफ स्टाइल चेंजिंग में प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। हम उसे कहते हैं कि आप नमक का यूज़ कम से कम करें। देन आ जाता है मेडिकली ट्रीटमेंट, हम क्या करते हैं, मेडिकेशन हम क्या इसकी देते होते हैं। तो मेडिकेशन में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते होते हैं। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम कौन कौन सी देंगे। हमें पता है कि इस पेशेंट के अंदर जो है वो बीपी जो है वो किस वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। एक तो एल्डोस्टेरोन की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम इस बंदे को जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे। मींस क्या कि एंटागोनिस्ट कहते हैं कि किसी चीज़ के रिलीज़ को कम करवाने वाली, जो कि किसी चीज़ के अगेंस्ट काम करने वाली चीज़ को हम एंटागोनिस्ट कहते होते हैं। तो एंटागोनिस्ट में हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे जो कि एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम करेगी। उसके बाद हम इस पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम इसलिए देंगे कि जब कार्डियक आउटपुट कम हो, और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बीपी कम होगा। देन हम इस बंदे को एसी इनहिबिटर दे सकते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दे सकते हैं। जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को हम इनहिबिट कर देंगे तो देन आगे क्या होगा कि एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, और हम इस पेशेंट को जो है एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर भी दे सकते हैं, AC2 ब्लॉकर भी दे सकते हैं। सो इसका ट्रीटमेंट जो है वो हम इसकी फार्माकोलॉजी के अंदर डिटेल में करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट क्या होता है,
और थायाजाइड जिसमें देते होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट क्या होता है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन का प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ट्रीटमेंट क्या होता है, जो कि हम लबीडालोल ड्रग देते होते हैं। ठीक हो गया। सो ये एक अलहदा से एक सेपरेट टॉपिक है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, वो हम उधर करेंगे। मगर इधर के लिए इतना ही याद रखें कि एक तो लाइफस्टाइल हम उसका चेंज करेंगे, दूसरा हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे जिसके अंदर एल्डोस्टीरोन एंटागोनिस्ट हो सकती है, एसी इनहिबिटर हो सकती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपरटेंशन।